करने से कोरोना हो जाता है, कभी कुछ। तो मुझे लगता है कि ज्यादा चिंता इस बात की है, राजनीति अपनी जगह पे है, मगर राजनीति में जो अभी नए नए शब्दों का जो उपयोग किया जा रहा है वो ज्यादा चिंता। दोनों तरफ से हो रहा है उपयोग, एक ही तरफ से नहीं। देखो, पहली बार जो करता है सबसे ज्यादा उस पर जिम्मेदारी होती है। तो आप जवाब ना दीजिए। नहीं, जवाब ना दे, पहले कुछ दिन कोई जवाब नहीं देगा, मगर आप जवाब नहीं दोगे तो इसका अर्थ ऐसी बातें कहने वाले व्यक्ति के मन में यह भाव आएगा कि मेरे से ज्यादा अच्छा और सच्चा कोई नहीं है। अब ये सच्चे को कभी कभी कांटे से कांटा निकलना होता है। भगवत गीता में भी कहा है सत्यम प्रतिम साठ्यम, कांटे से कांटा निकालना होता है। जो व्यक्ति को जो भाषा समझ में आए वही भाषा का इस्तेमाल करना होता है। और इसलिए राजनीति में ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया ये शुरू हुई है। अब ये रुकनी चाहिए क्या? तो रुकनी चाहिए। आपको लगता है कि चुनाव से पहले रुक जाएगी? चुनाव में तो ये और बढ़ जाएगी। चुनाव तो नजदीक है। तो बढ़ जाएगी भैया। बढ़ जाएगी ना। हाँ जी, सर्दी खांसी ठंडी में बढ़ती है, वैसे चुनाव में ये क्रियाएं तो ज्यादा बढ़ेगी, ये शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ेगा। डिक्शनरी में जो शब्द नहीं है वो अभी ये जो राजनीतिक साइंटिस्ट है शब्दों का इस्तेमाल करने वाले, वो तो कई और नए शब्दों को जन्म देंगे जो शब्द हमने कभी नहीं सुने, ऐसे शब्दों को जन्म देंगे। अब वो जैसे शिवाजी की मूर्ति का हुआ प्रकरण, तो उस पर सवाल आपसे पूछ लिया गया, भाई आप बताइए क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि क्या चीजें टेस्ट नहीं की गई थी, सॉइल टेस्ट हुआ था, विंड टेस्ट हुआ था, तमाम सवाल तो विपक्ष ने पूछ लिया आपसे। अब उसमें गलत चाहिए। सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को निश्चित रूप से है, मगर सवाल पूछते समय अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे प्रेम है तो हमारे अनुभव के आधार पे हमने कुछ सूचनाएं भी करनी चाहिए। हम भी विधानसभा में 30 वर्ष से है, कई घटनाएं हुई। कभी गोवारी हत्याकांड की घटना हुई, 114 निरपराध वहां पे शहीद हो गए। मांडरा देवी की घटना हो गई, बॉम्ब स्फोट हो गया, तब के मुख्यमंत्री ने बॉम्ब स्फोट के बाद झूठ बोला। कभी अफजल गुरु को फांसी मत दो ऐसा कहने वाले निवेदन हुए। कई बातें हुई जिस पे अभी मैं विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, मगर विधानसभाओं की चर्चाएं आप निश्चित रूप से कभी पढ़ लेना, वहां पे सजेशंस होती है, उपाय योजना होती है। इस गंभीर विषय को हमने आगे महाराष्ट्र के हित में कैसे रोकना है, इस पे चिंतन मंथन संवाद और चर्चा होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस घटना के बाद एक भी विरोधी नेताओं को मैंने ये कहते हुए नहीं देखा कि देखो भाई साहब, ऐसी घटनाओं के लिए हमें इस प्रोसेस को बदलना होगा, ऐसी घटनाओं के लिए समिति जो बनाई जाएगी वो ऐसी बननी चाहिए, इस पे हमने माननीय न्यायमूर्ति की इस पे अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। देखो, इस पे कोई कुछ नहीं कह रहा है। बातें क्या हो रही, प्राइम मिनिस्टर महोदय आए तो हेलीपैड जो बनाया वो टेंडर क्यों नहीं निकला? अब मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, हमारे राज्य का एक रूल्स ऑफ बिजनेस होता है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ शिष्टाचार, वो आज से नहीं है। स्वाधीनता के बाद पंडित नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तब से है। वो शिष्टाचार क्या होता है कि कभी मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय बहुत कम समय का इंटीमेशन देके वहां आते हैं। तो हमारे यहां अर्जेंसी क्लॉज होता है। जो अर्जेंसी क्लॉज राज्य के मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं उन्होंने कोविड में भी उपयोग में लाया। टेंडर बिना निकाले हुए कोविड के समय, यह हमारे लिए ऐसी आपदा थी, यह हमारे लिए ऐसा संकट था कि ऐसे समय में 24 घंटे में निर्णय करना होता है। अब आप क्या मुद्दे उठा रहे हो? हेलीपैड क्यों बना, टेंडर क्यों नहीं निकला? प्राइम मिनिस्टर महोदय का कार्यक्रम आपके टेंडर तक कभी रुकते हुए देखा है क्या? मुख्यमंत्री उद्धव जी थे, उनके कई कार्यक्रमों की यादी है जिसमें टेंडर निकाले बिना, वहां पे अगर हेलीपैड नहीं है, जाने की व्यवस्था नहीं है, वहां पे कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, तो ऐसे समय में नहीं। मगर हमारी विरोधी पार्टी भूल जाती है। कभी कभी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान सबको बुद्धि समान क्यों नहीं देते आप?
हम अपने नियम को नहीं पढ़ते, हमारे कानून को नहीं पढ़ते, हम अपने प्रोटोकॉल को नहीं पढ़ते, हम शिष्टाचार को नहीं पढ़ते, हम हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस को नहीं जानते। हम राज्य को चलाना है। 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर का महाराष्ट्र, जिसका राज्य गीत मैंने चयन किया, दिल्ली से ही तख्त राख तो महाराष्ट्र बाजा। हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता, यह जानकारी है, मगर हम एकेडमिक डिस्कशन नहीं करते। जी, अब है क्या, ये बात तो सच है आपकी, लेकिन जहां से मैंने बात शुरू की थी, आपके सहयोगी एनसीपी वाले हो गए, आपके साथ आ गए, उधर चले गए शिवसेना वाले, तो लोगों को तो बड़ा कंफ्यूजन लोकसभा में ही था कि भाई क्या है, कहां पड़ रहा है। तो हुआ क्या लोकसभा के लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप कैसे डगमगा गए। नहीं, देखो, 3 बातें थी। लोकसभा में कुछ राज्यों में हम पीछे रहे, उसमें एक महाराष्ट्र है। उसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। देखो, एक बार आपको भी पता है, खरगोश और कछुओं की कहानी हमको माँ ने बताई। बाद में मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत जानकारी पाने की कोशिश की कि जीवन में एक बार खरगोश ये हार गया था, क्योंकि वो बेसावध रहा। बस एक बार हम हारे हैं, इसका मतलब अपोजिशन वाला कछुआ हर स्पर्धा में नहीं जीतेगा, ये पहले दिमाग में रखना। हम बेसावध रहे, हमें लगा महाराष्ट्र में कि लोग विकास की ओर ही देखेंगे, उसके बिना वो वोट नहीं करते। मगर सोशल मीडिया के माध्यम से जो मिथ्या बातें, दुष्ट बुद्धि से जो विचार प्रवाहित किया गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती भाई बहनों के मन में डर पैदा किया गया, आरक्षण हटने वाला है, संविधान बदलने वाला है। सही तो विश्व रत्न, आप इसको काट क्यों नहीं पाए। मैंने तो आपको खरगोश और कछुओं की बात कही ना। कभी कभी खरगोश अपने शक्ति पे ज्यादा विश्वास करते हुए बेसावध हो जाता है, बस यही बात हुई। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, हम बेसावध रहे, हमें लगा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। मगर बाद में ध्यान में आया कि ये जोसेफ गोबेल्स, जो हिटलर का सहकारी था, जो विश्व में सबसे ज्यादा झूठ बोलने में जिसको नंबर दिया जाता था शायद, उसकी किताब इन्होंने पढ़ गई कांग्रेस वालों ने। उनको ध्यान में आया कि 3 बार झूठ बोलो तो चौथी बार उसको सच माना जाता है, और उन्होंने इतना झूठ बोलना सभाओं में शुरू किया, इतना झूठ बोलना शुरू किया, और यही हम बेसावध रहे कि ये जोसेफ गोबेल्स के बाद ये इतना झूठ बोल सकते हैं कि जोसेफ गोबेल्स आज अगर जिंदा होता तो वो कहता रिश्ते में ये हमारे बाप करते हैं। घोषणाएं तो आपने भी करी है, लाडली बहन, तमाम सारी घोषणाएं हो रही हैं लगातार। लोग कह रहे हैं कि चुनाव इसीलिए थोड़ा डिले हो गया कि घोषणाएं, अभी वो जो 1 किस्त गई है, 2 किस्त गई है, अभी 3 किस्त बाकी है, उसके बाद चुनाव की घोषणा हो। देखो भैया, दुनिया का कितना भी पढ़ा लिखा साइंटिस्ट हो, एक बार टूथपेस्ट में से पेस्ट बाहर निकल गई तो 3 इडियट में भी उसने बताया कि बाद में अंदर नहीं जाती। अब योजना शुरू हो गई है, अब योजना शुरू हो गई है, कोई माई का गाग ये योजना बंद नहीं कर सकता। इसलिए यह गलत बात है। महायुति की सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे होश हवास में कह दिया है सभा में कि हम इसके पैसे की बढ़ोतरी करेंगे। और जिनको अर्थशास्त्र नहीं समझता उनको मैं बताना चाहूंगा, देखो भैया, ये संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष है। जो संविधान में लोग सिर्फ अपना अधिकार ढूंढते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, मगर संविधान में हमें जिम्मेदारी बताई है, कर्तव्य बताया है, दायित्व बताया है। सिर्फ अधिकार से काम नहीं होता, हमारी जिम्मेदारी है। और विश्व रत्न, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में 41 सेक्शन डायरेक्टिव्स में लिखा है, जब किसी व्यक्ति की गलती ना होते हुए उसके जीवन में आर्थिक आपदा आती है तो सरकार ने मदद करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। 2,48,00,000 बहनों के लिए संविधान के अमृत महोत्सवी वर्ष के इस अवसर पर हमने 46,000 करोड़ रुपए देने की योजना बनाई। अब उन बुद्धिमान लोगों को मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को बड़ी चिंता हुई कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी। तो मैं भी अर्थमंत्री रहा हूं, और सिर्फ अर्थमंत्री नहीं रहा हूं, स्वाधीनता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश का मैं अकेला ऐसा अर्थमंत्री हूं जिसका स्वागत
आज तक इंडिया टुडे ने अरुण जेटली जी के हाथों से किया, क्योंकि मैंने 11,975 करोड़ रुपए रेवेन्यू सरप्लस किया। आज तक देश के कोई अर्थमंत्री ने यह किया नहीं है। तो मैं जानता हूं कि 1 रुपया जब गरीबों के खाते में जाता है तो आपकी अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है। 46,000 करोड़ ये गरीब 2 करोड़ 48 लाख बहनों के हाथों में जाएंगे ना, तो ये कोई बैंकों में डिपॉजिट नहीं करेंगे, ये पैसा बाजार तो में आप आएगा। उनकी बातों पे क्यों अविश्वास करते हैं कि वो 1-1 लाख रुपए नहीं देते, जब उन्होंने लोकसभा में किया था घोषणा? देखो, मैंने अविश्वास कब किया? उन्होंने तो कहा, उन पे जनता ने अविश्वास किया। उन्होंने कहा खटाखट हम पैसे देंगे। जो लोग 50 वर्ष घटाघट पैसे खा रहे थे, वो खटाखट देने की बात कर रहे थे। तो हमने अविश्वास नहीं भैया, देश ने अविश्वास किया, क्योंकि हमने तो मध्य प्रदेश में योजना लागू की। इन्होंने कर्नाटक में क्यों नहीं की? इन्होंने तेलंगाना में क्यों नहीं की? हिमाचल में क्यों नहीं की? आपका तो राज है। आप 2 लाख खटाखट 8,500 रुपए, आप 8,500 रुपए देने की बात कहोगे तो अर्थव्यवस्था की नींव नहीं डगमगाएगी। हमने सिर्फ 1,500 रुपए देने की बात की तो हमारी अर्थव्यवस्था का चक्र उल्टा हो जाएगा। देखो भैया, ये जो स्वार्थ है ना, और कभी कभी इनके बारे में मुझे आश्चर्य होता है। एक दिन कांग्रेस का एक नेता हमारे यहाँ आकर कहने लगा, गढ़चिरौली हमारा पिछड़ा जगह है जी, मगर ये रास्ता अभी तक क्यों नहीं हुआ? अरे भैया, तुम्हारी महाराष्ट्र में 50 वर्ष से ज्यादा सरकार थी, 55 वर्ष से ज्यादा देश में थी, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। हम तो बड़े बड़े नेशनल हाईवे कर रहे हैं। स्टेट में 2014 के पहले 4,900 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, आज 20,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। उसके पहले 11.4 किलोमीटर हमारे यहां मेट्रो थी। अभी तो 300-350 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो हुई है या काम चालू है। तो आपकी गति क्या है? अभी महाराष्ट्र का हमारा जीएसडीपी 40.44 लाख करोड़ है, 40.44 लाख करोड़। स्वाधीनता के बाद हमारा 1 मई 1960 में महाराष्ट्र बना। 2014 तक हमारा पर कैपिटा इनकम 1,25,000 था। हमने 10 साल नहीं, क्योंकि 10 साल में 2 वर्ष 8 महीने तो उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, 7.5 वर्ष में हमने कितना उसमें इजाफा किया? 1,52,000 का। यानी 1 मई 1960 से 2014 तक आप समझ सकते, 54 वर्ष में पर कैपिटा इनकम 1,25,000 था। अभी हमारा 2,77,000, 1,52,000 का हमने इजाफा किया। हम 5 साल में हमारा जीएसडीपी राजस्थान के जन्म से जितना अभी तक होता है, हम 5 साल में बढ़ाते हैं। ये महायुति की सरकार करती है। ये महाविकास आघाड़ी में, मैं आपके जानकारी के लिए, अगर आंकड़ा कहीं गलत हुआ तो मैं रिजाइन का त्याग पत्र दूंगा। उनके रेजिम में तो पर कैपिटा इनकम 6,000 से माइनस हुआ। इनको हम राज चलाने देंगे? हम आर्थिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र जो नंबर 1 है, इनके हाथों में देंगे? महाविकास आघाड़ी के, जिनका एक ही डायलॉग होता है, 2 वर्ष 8 महीने, कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी चैनल उठा लो, प्रश्न सुलझा नहीं सकते थे, कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते थे, एक ही बोलते थे, केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने कुछ नहीं किया। वो आप बॉम्बे टू गोवा आपने पिक्चर देखा होगा, वो एक बच्चा होता है, उसके मुंह की पट्टी निकालो, बाबा पकोड़ा, इसके सिवा कुछ नहीं कहता। सब सिर्फ यही बात ये कहते हैं, केंद्र ने कुछ नहीं किया। अरे केंद्र ने कुछ नहीं किया, राज्य क्या कर रहा है? हमारी अर्थनीति क्या है? महाराष्ट्र कहां खड़ा है? विश्व के 193 देशों में हमारी इकोनॉमी 36 नंबर की है। हम कंट्रीब्यूट करते हैं 20% इंडस्ट्री में। लोग कहते हैं अब आपको नजर आ रहा है, पहले आपको नजर नहीं आता था, अब आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। बहरहाल, मैं आपके जो गठबंधन है उसकी तरफ आता हूं। शरद पवार जी ने कहा कि Z+ की जो सिक्योरिटी हमें दी गई है वो इसलिए दी गई कि तमाम खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, ऐसा कहा गया। वो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उनको पद्म विभूषण भी दिया है। अगर वो कहते हैं कि मोदी जी ने पद्म विभूषण उनके कर्तृत्व को देखकर नहीं दिया है, वापस कर दे। वो भी मोदी जी ने यह सोचकर किया है कि शरद पवार जी हमारे सरकार को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे, इसलिए दिया है, वापस कर दे। कोई नहीं रोकेगा। अगर मोदी जी ने यह रोकने की कोशिश की तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, कोई रोकेगा नहीं। अब आपको Z+ जो दिया जाता है वो कोई सरकार देती है क्या? आप 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जब हमारी सुरक्षा 2021 में निकाल गई तो आपके ही नेता क्या कह रहे थे? मेरी भी निकाल गई।
मगर ये राजनीतिक नहीं होता है। ये तो एक समिति होती है जो मूल्यांकन करती है सुरक्षा के बारे में। वो समिति तय करती है, वो सिफारिश करती है किसको क्या देना है। ये आपने ही बताया, आप ही भूल गए। अगर वो Z+ किसी समिति ने यह सोचकर दिया होगा कि अभी जागतिक स्तर पे कोई दुष्ट शक्तियां इस भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है और कोई बात ध्यान में आई करके Z+ दिया आपको। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोर्ट में एक केस डाल दीजिए, PIL आप वापस कर दो, किसने रोका है। अगर PIL के पैसे भी आपके पास नहीं होंगे तो जमा करके देंगे। ऐसी घटिया बात राजनीति में किसी ने नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपने कहा घटिया बात ऐसी राजनीति में नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके कार्यकर्ता काला झंडा दिखा दें और बीजेपी के, ऐसा बात कहा अजीत जी के पार्टी के लोगों ने कि वो जा रहे थे वहां पे काले झंडे दिखाए, ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा पार्टी ने नहीं दिखाए। पार्टी के कार्यकर्ता उस गांव में अजीत दादा आने के बाद उनको लगा कि हम पे अजीत दादा के माध्यम से हमें सम्मान नहीं दिया जाता, उन्होंने किया, पार्टी ने उनको चेतावनी दे दी है। पार्टी ने कहा ऐसी बातों को निश्चित रूप से हम सहन नहीं करेंगे। देवेंद्र जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता अगर गलत बात करता है तो वो पार्टी के सर पे मरना नहीं चाहिए। पार्टी है, हजारों कार्यकर्ता होते हैं, लाखों कार्यकर्ता होते हैं। महाराष्ट्र में 1,04,00,000, मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा के सदस्यता नोंदणी हमारी हुई है। तो कोई गलत एखादा कार्यकर्ता करता है उसका मतलब पूरी पार्टी की पार्टी ये बुरी हो सकती। फिर मैंने तो काले झंडे नहीं दिखाए, नागपुर में काले झंडे नहीं दिखाए, भंडारा में नहीं दिखाए, गढ़चिरौली में नहीं दिखाए, गोंदिया में नहीं दिखाए। एक घटना को लेकर हम राई का पर्वत नहीं बना सकते। नाराज है क्या अजीत जी? अजीत दादा नाराज है क्या कुछ? थोड़ा नाराज रहते तो भैया अभी तक तो पार्टी छोड़ देते। वो नाराज रहते शरद पवार जी को छोड़ सकते हैं तो हमको छोड़ने में क्या समय लगेगा। नाराज रहने के बाद अगर वो अपने चाचा को छोड़ सकते हैं तो हम तो रिश्ते भी नहीं रखते। तो नाराज रहते तो हमको छोड़ देते। वो बिल्कुल नाराज नहीं है, खुश उन्होंने है। कहा ना बीच में कि परिवार वाली बात, अभी बीच में बोला था ना कि सुप्रिया शुले वाली बात, तो उन्होंने कहा कि परिवार वाली बात थोड़ा सा उन्हें ठेस लगी या नहीं लाना चाहिए था। नहीं, देखो परिवार की क्या बात है। अब तो कभी कभी हम भी राजनीति में अलग अलग पार्टियों के रहते हैं, दोस्ती रहती है, कभी भी ये मन में भाव लगता है। ऐसे मैंने महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं को मुझे दूरध्वनि करके ये बताते हुए देखा है, क्योंकि प्रेम है। मगर भाव कुछ भी हो जाए, आप लोकसभा आ रहे हो, विधानसभा कोई भी आगत में जीतनी चाहिए। मन में एक श्रद्धा है, प्रेम है, काम उनको लगता है कि मैं चुन के आना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रचार में वो आएंगे। एक प्रेम भाव होता है, परिवार में संबंध होते हैं। आखिर अजीत दादा, सुप्रिया ताई ये भाई बहन है, तो भाई बहन में कभी मनमुटाव हो गया तो उसके बारे में कभी कभी दिल में ये बात आ जाती है कि बहन भाई है, पर इसका मतलब उसमें राजनीति होती क्या। तो जब भी ऐसी राजनीति होती है तो महाभारत में भी पांडव कौरव के बीच में ये हुई थी। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बता दी कि देख अर्जुन, वो भाई हो सकते हैं। अभी अगर भगवान कृष्ण फिर से आते तो अजीत दादा को यही कहते हैं, देख अजीत दादा, वो बहन हो सकती है मगर सत्य असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश, इसमें हमें सत्य की बाजू लेना है, धर्म की लेना है, विकास की लेना है। नहीं, ये आप बात समझा रहे हैं कृष्ण की भूमिका में या सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? आप तो लग रहा है जैसे कृष्ण की भूमिका में बता रहे हैं अजीत दादा को। मैं एक विश्वास से कह सकता हूं, अजीत दादा से व्यक्तिगत भी रूबरू होकर मेरी बात हुई है। अजीत दादा पूरी तरह से महायुति के भाग हुए हैं और उन्होंने भी घोषणा की है कि आखिरी सांस तक मैं महायुति में ही रहूंगा। तो देखिए, उद्धव जी ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए, आपकी तरफ से नहीं हो पा रहा है या कोई बात नहीं आई? नहीं, किसमें घोषित होना चाहिए? उन्होंने कहा ना, उद्धव जी ने कहा कि भाई कोई भी हमारा। उद्धव जी तो कहेंगे ना, क्योंकि उनके मन में डर है कि ये शरद पवार जी और कांग्रेस वाले कभी भी कोई भी गेम कर सकते हैं। ये 1-2 का 4-4-2 का बंद कर सकते हैं। इसलिए उनका आग्रह है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनके पार्टी में जो बची कुची सेना है वो सेना कहेगी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को टाटा किया, बाय बाय किया। हमने स्वातंत्रवीर सावरकर जी को निम्न शब्दों में जिन्होंने अपमानित किया उनके साथ सत्ता के मजबूरी से जाना पड़ रहा है। हम अफजल गुरु की फांसी रोकने वालों के साथ जा रहे हैं, कसाब को बिरयानी खिलाने वालों के साथ जा रहे हैं, बॉम्ब स्फोट के समय झूठ बोलने वालों के साथ में जा रहे हैं। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जिस दिन जाने का मौका आएगा उस दिन मैं अपने पार्टी का दुकान बंद कर दूंगा। हमने बाला साहब के विचारों को तिलांजलि देके जा रहे हैं। तो उद्धव साहब जवाब दे चुके, उन्होंने तो मंच पे
पटका पहन लिया, उनका तो जवाब दे दिया कांग्रेस का पट्टा पहन गया। तो अगर- देखो भैया, पट्टा कांग्रेस का पट्टा पहनने के उन्होंने बाद कहा भी- कि मंच साझा कर रहे हैं, उसका तो जवाब दे दिया। कांग्रेस का पट्टा पहनने के बाद भी आज भी कांग्रेस उनको 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाने की बात ही नहीं कर रहे। वो तो आज भी कांग्रेस कह रही है, आगे देखेंगे। अब उनका विश्वास रहा नहीं है। तो आपका कहना है कि ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखो, महाविकास आघाड़ी में अभी जो यादी यहां वहां से मिली है, 11 ई मुख्यमंत्री है। ई का मतलब इच्छुक मुख्यमंत्री। आप नहीं तो आईटी में ई का मतलब और कोई पकड़ोगे। ये इच्छुक मुख्यमंत्री 11 है। अब ये 11 मिलकर महाराष्ट्र के 12 ना बजाए, ये जनता को सोचना है। इनके पास कोई प्लान है क्या? कोई प्लान नहीं। देखो, इनका हर नेता क्या कहता है भाषण में? हमारी सरकार आने दो, हम इनको जेल में डालेंगे। हमारी सरकार आने दो, हम इनको जेल में डालेंगे। आप कोई भी भाषण देख लो, शायद आईबीएन लोकमत भी और न्यूज इंडिया 18 भी अपना जितने न्यूज होती है वो स्टोर करती है, देख लेना। यानी कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे पास टोटल 52 पोर्टफोलियो रहते हैं, छोटे मोटे मिलके। इनको 52 पोर्टफोलियो को समाप्त करके एक ही पोर्टफोलियो बनाएंगे, जेल मिनिस्टर। नंबर 1 जेल मिनिस्टर, नंबर 2, क्योंकि इनकी भाषा में महाराष्ट्र के प्रगति की बात ही नहीं है। बामरागढ़ से रायगढ़ तक हमको क्या करना है? हमको चांदा से बांदा तक क्या करना है? हमें गढ़चिरौली से गढ़गंज तक क्या करना है? छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध वाक्य रहते से राज्य, हमें जनता का राज्य लाने के कभी आपने भाषण में इनके विचार सुने हैं क्या? 2 ही बातों पे भाषण देते हैं, हम जेल में डाल देंगे, हम बदला चुकाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब देखोगे ना, मैं अगर कहीं आप उद्धव जी के लिए तो कह देते हैं, लेकिन ये बात तो ही तो कहते हैं लोग कि आपके पास, आपने भी तो पवार साहब अजीत दादा को तो लिया ही ना। आप भी तो, जब आप बता रहे स्वतंत्र वीर सावरकर की वाली बात कह रहे हैं, तमाम लाइन से अफजल गुरु की बात गिना रहे, तो आपने भी तो अपने 3 इधर है, 3 उधर है, 3 का गुट इधर है, 3 का उधर, तो अजीत पवार जी के साथ तो आपने भी साझा किया। देखो, अजीत पवार जी के साथ में जाने का मतलब सीधा था कि आपकी पार्टी में आ जाए। नहीं, जैसे रावण को हराने के लिए प्रभु राम को विभीषण का साथ लेना पड़ा, क्योंकि विभीषण को पता था रावण की जान कहां है, रावण का प्राण कहां है, रावण की शक्ति कहां है, उसके मर्मस्थान क्या है। अभी हमें भी, अब तो ये भारत में रावण राम कोई नहीं है, पर आज भी औरंगजेब और रावण के नाम को आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ ये राम भक्तों की लड़ाई है। तो राम भक्तों ने भी तो सोचा। ये बात आप क्यों कहते हैं कि औरंगजेब और ये वाली बात? भैया, वो बात आज भी वही करते ना, क्यों नहीं औरंगाबाद का नाम बदला भैया? औरंगजेब ये हमारे वराड़ के विदर्भ की भाषा में गुच्चा गफंगा बदमाश था, गाजी था, खुद को आगमगीर समझता था। उसने जिजिया कर लगाया, कितना अन्याय किया। और अन्याय करते समय आज ये लोग क्या करते? नहीं, उनके बारे में मत कहो, वो धर्म कहां है? हम रावण को जगाते हैं, वो हिंदू था, प्रकांड पंडित ब्राह्मण था, हम जगाते ना क्या? हिंदू समझ कर जगाते क्या? तो आप धर्म क्यों गाते हो? आपने औरंगाबाद का नाम क्यों नहीं बदला? राजनीति क्यों किए? धर्म के आधार पे है क्या? जो औरंगजेब हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन यातना देता है, गरम सरिया उनके आंखों में डालता है, ऐसी त्वचा निकालता है, बाल निकालता है, हमने कहा छत्रपति संभाजी नगर नाम दो, तो आप औरंगजेब को सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, अपने सत्ता के लिए, भैया ऐसा है। माफी के साथ आप ये कह रहे हैं कि आप ज्यादा राष्ट्रवादी देशभक्त हैं शिवसेना उद्धव से, पार्टी से? देखो, मैं ये कह नहीं रहा हूं, ये आपके मन में क्यों भावना आ रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना। हम तो ये कह रहे हैं, हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। बीच में आग लगाती है कांग्रेस आई, ये समझ लेना चाहिए। एक पर्यावरण पे एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए आपसे। पर्यावरण के ऊपर बहुत सारा, जो नई पीढ़ी है उसको कैसे आगे पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, मुंबई में खासतौर से वृक्षारोपण या वन को प्रोटेक्ट करना, इस पे फोकस कैसा? क्योंकि इसको लोग बहुत जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और खासतौर से नई पीढ़ी को यह कैसे इंजेक्ट किया जाए, इस सवाल को। देखो, क्या हुआ 21वीं सदी में, वो महमूद का गीत था ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या बात है। सबके मन में ये भाव है,
मगर एक बात पक्की है, पहली बात हम पर्यावरण की रक्षा इसलिए करें और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। मुझे याद है कि हमारे विश्व में 7 बड़े धर्म हैं, बड़े धर्म हैं। 7 में से 6 धर्मों में यह कहा गया है, जो महात्मा गांधी जी कहते थे, हर महापुरुष ने यह कहा है कि आत्मा ये कटता नहीं, नष्ट नहीं होता, जलता नहीं, मरता नहीं। शरीर आएगा, शरीर जाएगा, कपड़े के माफिक। तो पहली बात ये ध्यान में रखना है कि फिर से हमें ही जन्म लेना है। अब वो कौन से योनि में लेना है मुझे पता नहीं। बहुत मजेदार बात आपने मगर हम अपने लिए एक बात ध्यान में रखना है कि धन इस जन्म के आखिरी सांस तक काम आएगा, वन इस जन्म में काम आएगा और अगले अगले जन्म के पहले सांस से काम आएगा। इसलिए पर्यावरण हमें रक्षा करना है। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, अद्भुत, थैंक यू। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप बस कुछ पल के लिए मंच पर ही मौजूद रहें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी